हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज बिना किसी डिस्कस के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि सोशल साइंस का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये टेस्ट देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी तरफ से रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का बहुत बेहतरीन टेस्ट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आज हम सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज करवाने जा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है सेडलर आयोग, दूसरा ऑप्शन है हंटर आयोग, तीसरा ऑप्शन है मैकाल आयोग, चौथा ऑप्शन है वुड डिस्पैच। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सेडलर आयोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए है मेराजी देसाई, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है बीपी नरसिम्हा राव। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी है 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 एवं 2। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये चारों का चारों प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री बने हुए थे दोस्तों। इसके अलावा 2 और हैं, यानी टोटल 6 ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे 6 प्रधानमंत्री हुए जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। देखिए, इसमें अभी दो छूट गया है। एक जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बनने से पहले ये गुजरात का मुख्यमंत्री थे। दूसरा था एच डी देवगौड़ा, जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक का मुख्यमंत्री था। इसमें देखिए मोरारजी देसाई, ये बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यमंत्री था। शिवनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। तीसरा है चौधरी चरण सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। और ये है चौथा बीपी सिंह, ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 और 4 ये सब के सब प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने शक्ति किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निलंबकारी वीटो, ऑप्शन नंबर बी है पॉकेट वीटो, ऑप्शन नंबर सी है अत्यंत्रिक वीटो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पॉकेट वीटो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल की स्वीकृति हेतु लाया जाता है तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल उस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखता है। देखिए दोस्तों, इसका सभी का सभी आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है और 4 नंबर ये भी सही है। इसलिए इसका दोस्तों उपयुक्त सभी क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध के रूप में
नहीं चुने गए। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी है बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, लेकिन ये डॉक्टर एम एम राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे। एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये सब निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन बीबी गिरी निर्विरोध नहीं चुने गए थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में कौन कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर बी है यदि कोई मंत्री मंडल के किसी निर्णय से असहमत और उसके लिए तैयार नहीं हो तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों का त्यागपत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से है उसे त्यागपत्र नहीं देना होता है। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय लोक सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह बनाने हेतु बाध्य होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, परंतु जो मंत्री राज्यसभा से है उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्यसभा से है या लोकसभा से है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो तो सबका त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये गलत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राज्य परिषद की जगह राज्यसभा का जनता के सदन के स्थान पर सॉरी दोस्तों, राज्य परिषद की जगह राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1952 में। ऑप्शन नंबर बी है 1954 में। ऑप्शन नंबर सी है 1956 में। ऑप्शन नंबर डी है 1962 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व कार्यपालिका को सुधारने के लिए की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है दीन मुश्ताक। चलिए दोस्तों, इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दीवान कोही। ऑप्शन नंबर सी है दीवाने अर्ज। ऑप्शन नंबर डी है दीवाने ईसा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वो सब गलत है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंध प्रस्ताव
संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 89 में, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 93 में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89 में सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 80 है जो कि राज्यसभा के सदस्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81 है जो लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद जो 93 है ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा के कार्य सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 30। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो कि मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमिक प्रक्रम है। यह युक्त किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी का, ऑप्शन नंबर बी है बिस्मार्क का, ऑप्शन नंबर सी है हिटलर का, ऑप्शन नंबर डी है बेगेट्स। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब न्यायाधीश की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ है तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी भी ये सही है, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या घटित नहीं हुआ? क्या घटित नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ऑप्शन बी है कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना, ऑप्शन में सी है मुंबई से थाने तक रेलवे का खोला जाना, ऑप्शन में डी है दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थापना। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, कलकत्ता से आगरा तक टेलीफोन लाइन बिछाया गया था, ये भी सही है दोस्तों। और 1853 में जो कि मुंबई से थाने तक रेलवे की खोला गया, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ये गलत है दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय हुआ दोस्तों, राइटिंग थोड़ा गलत हो गया, रिपन होगा, रिपन के समय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सॉरी दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू तथा कान्हा कौन से समुदाय के थे? ऑप्शन नंबर ए है
कोल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संस्थाल, ऑप्शन डी है भील। देखिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू तथा कान्हा ये कौन से समुदाय से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी संस्थाल समुदाय से संबंधित था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कहाँ पर संगठनात्मक सरकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन में संगठनात्मक सरकार नहीं है, सॉरी संगठनात्मक सरकार नहीं है, इस यहाँ पे एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पूरा पूरा स्थल के खुदाई से मिले बड़ी संख्या में स्त्री मृग मूर्तियों से यह अनुमान लगता है कि इस सभ्यता के मात्र सत्तात्मक तत्व प्रभावशाली थे। ऑप्शन नंबर 2 है सिंधुवासी के आहार में अनाज की बनी वस्तु, दूध, फल, सब्जी एवं मांस, मछली प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर 3 है इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रमुख साधन थे शिकार करना, मछली पकड़ना एवं पक्षियों की लड़ाई देखना। चलिए दोस्तों, इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या क्या है, देखिए दोस्तों, इसका अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, इसमें सभी के सभी कथन सत्य है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कुरु, यानी सुमेलित नहीं है। देखिए, महाजन पद दिया है और उसकी राजधानी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कुरु, कुरु की राजधानी बेरात या विराटनगर। देखिए दोस्तों, ये गलत है। कुरु की राजधानी विराटनगर नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ होगा, इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा, ये सही है दोस्तों। गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये भी सही है। मगध की राजधानी राजगिरी, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। देखिए दोस्तों, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सब की सीमा लगती है म्यांमार से। एक और राज्य है, वो राज्य कौन सा है दोस्तों? वो मालूम नहीं, सॉरी दोस्तों, मालूम नहीं। एक और राज्य है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मैथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी है बराकर नदी, ऑप्शन सी है कोनार नदी, ऑप्शन नंबर डी है बोकारो नदी। देखिए दोस्तों, तिलैया बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी है? बराकर नदी। बराकर नदी पर बनाया गया है दोस्तों मैराथन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध, बराकर नदी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल कालीन कृषक खुद काश्त किसान के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, खुद कश्त वैसे किसान थे जिसकी भूमि उसके निवास के गांव में थे जिस पर वे खेती करते थे। सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है, खुद काश्त किसान पर अपने जमीन पर अस्थायी अधिकार थे, वे जमीन पर खेती कर सकते थे परंतु उसे बेच नहीं सकते। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन में 3 है, मुगल कालीन सरकार दस्तावेज में खुद काश्त किसान के मालिक होते हैं। दोस्तों ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉर्ड डलहौजी के किस साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय समाज में असंतोष की भावना जाग उठी? यह असंतोष 1857 की क्रांति की विद्रोह की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया। ऑप्शन नंबर ए है, गोद निषेध नीति के तहत डलहौजी ने निसंतान राजाओं को अपने उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी। दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, 1856 में डलहौजी ने प्रशासनिक कुशलता के बहाना बनाकर नवाब वाजिर अली शाह को गद्दी से हटा दिया। ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा कर दी, बहादुर शाह के बाद सभी मुगल को लाल किला को छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये भी सही है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसकी निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर सी है, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी है, खिरिज खां सैयद। देखिए दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। यानी राजा राम मोहन सॉरी दोस्तों, राजा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है, हिंदू कॉलेज से। ऑप्शन नंबर बी है, रिपन कॉलेज से। चलिए दोस्तों इसका दो ऑप्शन और बाकी वो भी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, संस्कृत कॉलेज से। ऑप्शन नंबर डी है, एमए कॉलेज से। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए है, कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी है, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी है, कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी है, त्रिपुरा अधिवेशन। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी है निजामुद्दीन शाह वाच। ऑप्शन नंबर सी है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह मेहता। देखिए दोस्तों, बनारस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेज द्वारा प्रदत्त केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के विफल होने के कारण इसे लौटा दिया कि जब भी असहयोग आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस के जितने भी उच्च के बड़े उच्च के नेता थे वो सबको पकड़ कर गिरफ्तार कर लिए थे अंग्रेजों ने। इसलिए महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन 1962 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी है बी.के. कृष्ण मेयर। ऑप्शन नंबर सी है टी.टी. कृष्णमाचारी। ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। इसका देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.के. कृष्ण मेयर। ये अगर आपको प्रधानमंत्री पूछ देगा तो कौन सा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही राष्ट्रपति पूछ देगा तो कौन था, तो एम एस सॉरी दोस्तों, राधा कृष्ण, डॉक्टर श्री राधा कृष्ण थे। डॉक्टर श्री राधा कृष्ण राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और रक्षा मंत्री थे बी.के. कृष्ण मेयर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया था? महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया था। ऑप्शन नंबर ए है जोहानसन। ऑप्शन नंबर बी है पिट्रो पिट्रोरिया। ऑप्शन नंबर सी है पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी है डरबन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिट्स मारिट्सबर्ग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी है महान्यायवादी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे? ऑप्शन नंबर ए है बान ए मून। ऑप्शन नंबर बी है जेरी जेरी जेवियर पेरिज डी कुरियर। ऑप्शन नंबर सी है बुत्रुस बुत्रुस धाली। ऑप्शन नंबर डी है यू घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुत्रुस बुत्रुस घाली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर बी है ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन
तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त है वो है क्या, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो दिन और रात को विभाजित करते हैं वो प्रदीप्त वृत्त कहलाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेराल्ड विल्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सही है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन है, यह भी सही है दोस्तों। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है। कथन 2 है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं और लिखी जाती है। कथन ए है, कथन फर्स्ट सत्य है तथा कथन सेकंड असत्य है। दूसरा कथन है, कथन सेकंड सत्य है, कथन फर्स्ट असत्य है। चलिए दोस्तों इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है सी में, कथन फर्स्ट तथा कथन दो नो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, कथन फर्स्ट तथा कथन दो दोनों असत्य है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन ए में बोलता है, सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम सही है दोस्तों। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश सही है दोस्तों। तिरुपति मंदिर तेलंगाना ये भी सही है दोस्तों। लेकिन दिलवारा का मंदिर पुरी में नहीं है, पुरी में नहीं है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान में है, राजस्थान राजस्थान में है दोस्तों, इसलिए ये गलत है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1988, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है 1989, ऑप्शन नंबर डी है 1986। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1986। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है साओ पालो, ऑप्शन नंबर बी है संतोष, ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरा, ऑप्शन नंबर डी है ब्यूनस आयर्स। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट ऑस।
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निर्माण की दृष्टि से कौन सा भाग हिमालय की नवीनतम संरचना है? हिमालय की न्यूनतम संरचना है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते ए में हिमाद्री उच्च हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी है हिमालय मध्य हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी शिवालिक निम्न हिमालय है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों निर्माण के दृष्टि से हिमालय के न्यूनतम भाग शिवालिक हिमालय, इसलिए दोस्तों इसका आंसर सही होगा सी शिवालिक हिमालय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के निर्माण हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ऑप्शन नंबर ए है महा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी है भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों निर्माण हिमालय के निर्माण का सिद्धांत सर्वमान्य है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों सही। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। प्रायद्वीप भारत प्रायद्वीप भारत की नदियां में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रायद्वीप भारत की नदियां बरसाती है तथा यह जल के लिए मानसूनी पर पूरी तरह आश्रित होता है। सही सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है प्रायद्वीप भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है प्रायद्वीप भारत की नदियां अपना वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है प्रायद्वीप भारत की सभी सभी नदियां का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है। नहीं दोस्तों ये गलत है। प्रायद्वीप भारत की नदियां प्रायद्वीप भारत की नदियां दोनों तरफ बहती हैं, पूरब तथा पश्चिम में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। निम्न में से किन वकीलों ने असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन नंबर ए है आसफ अली। ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 3 है सैफुद्दीन खिचलू। ऑप्शन नंबर 4 है प्रकाशम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुने। देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन के शुरू होने के शुरू होने के दौरान में महात्मा गांधी के कहने पर जितने भी वकील थे सब की के सभी त्याग पत्र दे दिए थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जितने भी वकील थे ना दोस्तों वो महात्मा गांधी के कहने पर सभी अपने पद से यानी इस्तीफा यानी पद से छोड़ दिया था, वकालत करना छोड़ दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। नीचे दी गई सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है दर्रा है। सूची सेकंड है पर्वत श्रृंखले। ऑप्शन नंबर ए है जोजिला दर्रा। देखिए दोस्तों इसको सम्मिलित करना है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? जोजिला दर्रा है आपको वृद्ध हिमालय में। बनिहार दला कहाँ पे है दोस्तों? पीर पंजाल दर्रा में। उसके बाद सी ऑप्शन है द्विफुला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? जास्कर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी है खरदुंगला दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी में। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 में क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों अगर
हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रायद्वीप पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, सही है दोस्तों। पूरब राज्य महल पहाड़ी, ये भी सही है दोस्तों। पश्चिम में महादेव श्रेणी, नहीं दोस्तों, यहाँ पे महादेव श्रेणी नहीं होगा, दूसरा है। पश्चिम में क्या होगा? गुजरात के कच्छ, गुजरात के कुछ ऐसा है दोस्तों, गुजरात के कुछ है कच्छ, लेकिन दक्षिण में काठमांडू की पहाड़ी, ये सही है दोस्तों। लेकिन इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी होगा। पश्चिम में महादेव की परानी, सॉरी, महादेव की श्रेणी नहीं है, ये गुजरात की रन है या गुजरात की कच्छ, कुछ ऐसा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ग्वालीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है महादेव, ऑप्शन नंबर 3 है सतमाला, ऑप्शन नंबर 4 है हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, इसमें बोलता है कूट की सहायता से केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 4 सही है, इनमें से कोई नहीं सही डी में। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में अवस्थित कौन कौन से है? इसका सही आंसर दोस्तों, 1 मिनट, ग्वालीगढ़, सतमाला, महादेव, हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केवल फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों महाराष्ट्र में है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो पहाड़ियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है पीर पंजाल तथा जास्कर, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन नंबर सी है धौला धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख और जास्कर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रायद्वीप भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 है कृष्णा, ऑप्शन नंबर 4 है कावेरी। देखिए दोस्तों, गोदावरी की लंबाई कितनी है दोस्तों? पहले देखिए दोस्तों, कावेरी की लंबाई कितनी है? 800। कृष्णा की लंबाई कितनी है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, नर्मदा की लंबाई कितना है? 1312। गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465। कृष्णा की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, कृष्णा की लंबाई 1400, एक मिनट गलती होगा, फिर से लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर, गोदावरी का है 1465 किलोमीटर, कृष्णा का है 1400 किलोमीटर, नर्मदा का है 1312 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
पहले क्या होगा, यानी पहले लंबाई को घटते क्रम में बोलता है लिखने के, घटते क्रम में लिखने के लिए बोलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 1 4। 2 2 सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर होगा 2 3 1 4 होगा दोस्तों। 2 3 1 4 इसका सही आंसर होगा। घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले हमको 1465 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद 1312 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद 1400 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 800 को लिखना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन हो गया 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राउल किला सोवियत संघ, भिलाई जर्मनी, दुर्गापुर यूएसए। ये सभी के सभी गलत है दोस्तों। देखिए राउल किला कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये किसके सहायता से बना था, जर्मनी के सहायता से। ये भी गलत है, जर्मनी की सहायता से बना। भिलाई, भिलाई देखिए दोस्तों, ये रूस, सोवियत संघ रूस की सहायता से बना था। ये भी गलत है दोस्तों। दुर्गापुर, देखिए दुर्गापुर यूएस के सहयोग से नहीं बना था, ये जापान के सहयोग से बना था, जापान के सहयोग से। इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं दोस्तों। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। मेरियान खाई किस महासागर तल में स्थित है? मेरियान खाई किस महासागर तल में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन बी है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है पूर्वी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। देखिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 49 नंबर यह है जिन जिन ज्वार की ऊंचाई सार जिन ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वृद्ध ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर बी है लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर सी है अपूर्व और भूमि नीची ज्वार, ऑप्शन नंबर डी है दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वार। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृत्त ज्वार भाटा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारा डिस्कस अच्छा लगता है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई दोस्तों हमसे भूल हो गई तो क्षमा करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारे सौर मंडल में संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? हमारे सौर मंडल में संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है मंगल एक लाल ग्रह है जहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है। सही है दोस्तों। ऑप्शन में बी है क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ये भी सही है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहाँ श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडलीय हाइड्रोजन के यौगिक जैसे मीथेन पर भरपूर है। ये भी सही है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। देखिए दोस्तों, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये सब आंतरिक ग्रह है। यही बृहस्पति शनि वरुण ये सब बाहरी ग्रह है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। इनको हमको बोलता था कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए इसी का आंसर यही होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।